मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 जो आपका नया चैप्टर है, ठीक है। वो क्या है, मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो मैट्रिक्सेस चैप्टर के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियसली आपका रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ITF, ये दोनों आपका खत्म हो गया था। तो आपके काम था कि उसका सारा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज हम नया शुरू करते हैं, वो क्या है, मैट्रिक्सेस, ठीक है। मैट्रिक्सेस क्या होता है, तो ये जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये दोनों के थोड़ा सेम टाइप के चैप्टर हैं, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स को आप अच्छा से समझ जाओगे तो फिर वो जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है उसको भी सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि दोनों चैप्टर के बीच में बहुत सारे लिंक है, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों लगभग सिमिलर चैप्टर है, तो इसलिए अगर आप ये चैप्टर को अच्छा से समझ जाओगे तो फिर डिटर्मिनेंट करने में थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। तो हम शुरू करें मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्सेस? मैट्रिक्सेस क्या होता है? ये जो मैट्रिक्सेस होता है ये क्या है, प्लूरल फॉर्म। किसका प्लूरल फॉर्म? ना मैट्रिक्स का। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से क्या है, मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो दिया गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है ना, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। ये एरे क्या होता है मैं बताता हूँ। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब क्या है, एरे मतलब अरेंज्ड इन ए ट्रे, ठीक है। एरे मतलब क्या होता है, व्हाट इज एरे ना, एरे का मतलब क्या होता है, अरेंज्ड, अरेंज्ड इन ए ट्रे। एरे का मतलब ये होता है अरेंज्ड इन ए ट्रे। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। कुछ नंबर नहीं तो कोई फंक्शन को हम अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद उनको हम एक रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एरे। एरे मतलब क्या है, कुछ नंबर नहीं तो फंक्शन को हमें अरेंज करना है, अरेंज करके हमें उसको रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हम उसको रखना है, ठीक है। उसका मतलब क्या, लेट से मान लो, लेट से, तो जैसे हम सेट को हम क्या करते थे, कोई भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते थे कौन सा, लेटर में, ठीक है। ABCD कोई भी हम लेटर में रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो उसका नाम क्या है, A है, तो जो A जो मैट्रिक्स है हम क्या करेंगे, कुछ नंबर को हम अरेंज करेंगे। मान लो क्या है, ऐसे, लेट 2 4 5 6 7 8। हमने क्या किया, कुछ नंबर को हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद उसको एक रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हम क्या किए, उसको रख दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। कुछ नंबर नहीं तो हम कुछ, मान लो कोई फंक्शन, ठीक है, मान लो ये एक मैट्रिक्स B है, फंक्शन को लेते हैं, ठीक है। मान लो फंक्शन cos थीटा, sin थीटा, ठीक है। ये क्या है, tan थीटा, हियर ओनली थीटा, ठीक है। ये क्या, हम थीटा का फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन और थीटा फंक्शन, ठीक है। जो थीटा का फंक्शन को हम लेके अरेंज किए, अरेंज करने के बाद हम उसको नाम कहते हैं B। जो अरेंज करने के बाद हम जो उसके रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर रख दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरा बात, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, क्या, मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ नंबर है, मान लो 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्या हुआ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो ये जो होता है, जो ये जो लाइन होता है, यस, ये क्या होता है, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये मान लो ये कौन सा रो है, R1, R1 में कौन कौन है, 2 और 3। ये मान लो कौन है, R2, R2 में कौन है, 4 और 5। और ये क्या है, R3, R3 में कौन है, 6 और 7। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रोज, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं, रोज। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, C1 और ये क्या है, C2। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल को लाइन हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। वर्टिकल को लाइन हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो जो R1 R2 R3 ये जो तीनों है, ये है रोज, और C1 C2 को हम क्या बोलते हैं,
कॉलम, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स में, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स में कितना रो है, 3 रो, और कितना कॉलम है, 2 कॉलम। तो इन मैट्रिक्स ए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स ए वी हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। इन मैट्रिक्स ए वी हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स जो ए है उसमें कितना है, 3 ठो रो है और कितना है, 2 कॉलम में। ये आपके मैट्रिक्स के बारे में कुछ आपको पता चला। ये क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है। पहला बात तो मैट्रिक्स ये है कि हम उस कोई नंबर या कोई फंक्शन को हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद उनको एक रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं। और रेक्टेंगुलर ट्रे तो ये हो गया, और उसका बीच में क्या है, कुछ नंबर और फंक्शन को हम अरेंज करते हैं। और नंबर और फंक्शन को किस हिसाब से अरेंज होता है, ना कोई रो और कॉलम को लेकर, ठीक है। तो आपका ये जितना भी आपका हॉरिजॉन्टल में जो भी आएगा उसको हम रो बोलते हैं, R1 R2 R3, वैसे कितना सारा भी रो हो सकता है। वैसे ही जितना वर्टिकल लाइन में होएगा उसको हम कॉलम बोलते हैं। आपको इससे कितना भी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक चीज़ गया हॉरिजॉन्टल, रो और कॉलम के बारे में। अभी हम जो मेन टॉपिक में आएंगे, ठीक है, उसका जो मेन टॉपिक जहाँ से आपका शुरू होता है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको नोट कर दीजिए। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये इंपोर्टेंट है। व्हाट इज ऑर्डर, पहला बात ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, और ऑर्डर को हम कैसे, ऑर्डर उसका कितना होगा हम उससे कैसे पता चलता है, ठीक है। तो आपका जो पहला चीज़ जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लो कोई एक आपका ये कोई एक क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे कितना रो और कितना कॉलम रहता है। मैट्रिक्स का तो हमें पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल जितना रो है और वर्टिकल सारा कितना है, सारे कॉलम है। ये जो वर्टिकल कितना रो है और कितना कॉलम है उसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये राइट साइड में नीचे, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में हम नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। उसको आप उल्टा मत कीजिए, नंबर ऑफ कॉलम इंटू रो करने से गलती हो जाएगा, ठीक है। जो पहला नंबर जो रहता है वो रहता है नंबर ऑफ रोज, और दूसरा नंबर जो रहता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मान लो हमें वहाँ पे जैसे हम लिखे थे, वहाँ पे जैसे हम क्या लिए थे, एक फंक्शन लिए थे, मान लो 2 3, ये क्या है 4 5, ये क्या है 6 7, ठीक है। हम ये जो क्या लिए थे, मैट्रिक्स लिए थे। ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल में हम कितना उसका ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ रोज कितना था 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना था 2। तो ये क्या होगा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अच्छा, ये क्या कहेगा कि उसको हम ऑर्डर कैसे मानते हैं ना, ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, वो ऑर्डर है कि 3 क्रॉस 2। अभी अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ये मान लो ये चीज़ नहीं है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसा एक मैट्रिक्स है, तो अगर ये ऐसा ये एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर दिया है कितना दिया है, मान लो 4 × 3 दिया है, उसका ऑर्डर कितना दिया है 4 × 3। अगर कोई क्वेश्चन में ऑर्डर देने के बाद ये पूछा जाएगा कि उसका अंदर कितना ठो एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट दिया था और हम एलिमेंट को देखकर हमें पता लग गया इसका ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि 3 रो 2 कॉलम है इसलिए हम लिख दे 3 क्रॉस 2। अगर कोई एक ऐसा एक मैट्रिक्स दिया होगा जहाँ पे उसका अंदर में कोई एलिमेंट नहीं होगा लेकिन उसका ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 3, ये क्वेश्चन में दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा उसका अंदर कितना टू एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट जानने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलने मतलब जानने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। उसका मतलब यहाँ पे कितना है 4 क्रॉस 3 मतलब 12, उसका मतलब इसका अंदर कितना टू एलिमेंट्स है 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका अंदर कितना टू एलिमेंट्स है 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 12 एलिमेंट्स किस में है, मान लो ये मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी के अंदर हमारा कितना एलिमेंट है 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स दिया है तो हम उसके ऐसे ऑर्डर हमें लिखते हैं 3 क्रॉस 2। तो जितने भी सारा फंक्शन होगा एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, जितने भी सारा फंक्शन होगा एक मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरली एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स को छोड़कर कई कई दूसरे बुक में उसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, लेकिन 90% चीज़ें हम क्या यूज करते हैं वर्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के छोड़कर क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
नंबर और फंक्शन इन नंबर और फंक्शंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे हम सेट के अंदर सारे चीज़ को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर भी जो भी चीज़ नंबर होगा या जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन को हम सारे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा नाम भी है, एलिमेंट्स नहीं तो क्या बोलते हैं, एंटिटीज़। क्या बोलते हैं हम, एंटिटीज़। एलिमेंट्स ऑफ ए फंक्शन और हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज, ठीक है, एंटिटीज ने एंट्रीज, ENTRIES, एंट्रीज ऑफ ए फंक्शन। इधर हम एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, नहीं तो एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। लेकिन ये जो एंट्रीज वर्ड है बहुत मिनिमम बुक में ये वर्ड यूज किया गया है, मैक्सिमम बुक में हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में कितने एंट्रीज वर्ड यूज किया गया है। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शन और मैट्रिक्स, नंबर और फंक्शन जो भी इसका मैट्रिक्स के अंदर रहेगा सारा को हम क्या बोलते हैं, आइदर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, नहीं तो एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सिमिलर जैसे सेट में अंदर हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और अब यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर हम उस सारे चीज़ को एलिमेंट्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है एड्रेस, ठीक है। हम एलिमेंट्स को कैसे एड्रेस करते हैं, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, नहीं तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे 12 एलिमेंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, वो 12 एलिमेंट के कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रहेगा, ठीक है, कि एलिमेंट का एड्रेस कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे रह सकता है, उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो फिर अभी हम क्या देखेंगे, एड्रेसेस ऑफ ए मैट्रिसेस। व्हाट इज एड्रेसेस ऑफ ए मैट्रिसेस? एड्रेस मतलब क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स के अंदर जितना सारा एलिमेंट्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जितना सारा एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स का प्लेस कौन सा होगा, कौन सा प्लेस का नाम क्या है, उसी को हम अभी एड्रेस करना है, ठीक है। मान लो ये अभी हम लोग जैसे लिए थे, ये एक मैट्रिक्स है, तो हम एग्जाम्पल क्या लिए थे, ये थे मान लो 2 3, ये है 4 5 और 6 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, उसका अंदर ये एलिमेंट है 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये जो ए मैट्रिक्स था, ये जो ए मैट्रिक्स था, ये ए मैट्रिक्स में उसका नाम क्या था, ये क्या था R1, ये क्या था R2 और ये क्या था R3, अच्छा ये क्या था C1 और ये क्या था C2, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, 3 क्रॉस 2 उसका ऑर्डर होगा। तो फिर ये जो एड्रेस है, जो ये जो प्लेस है जहाँ पे अभी 2 बैठा हुआ है, ये जो 2 का प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, देखिए ये रो 1 और कॉलम 1, कौन सा प्लेस है, रो 1 और कॉलम 1। जो रो 1 कॉलम 1 मतलब ये कौन सा प्लेस है, ये जनरल ये जो प्लेस को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, तो फिर ये क्या हो जाएगा A11, ये जो कौन सा प्लेस है A11 क्यों, क्योंकि ये ए जो पहला 1 जो है वो डिनोट करता है रो को, सेकंड जो 1 है वो डिनोट करता है कॉलम को। जो ए का प्लेस में जो फर्स्ट सेकंड 2 1 है, उसमें से फर्स्ट प्लेस जो होता है वो रो को डिनोट करता है, सेकंड प्लेस जो होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि रो 1 पहला रो है और पहला कॉलम भी है, इसलिए यहाँ पे ए का प्लेस कौन लगेगा, 1 और 1। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, रो 2 कॉलम 1, क्या है, रो 2 कॉलम 1, इसका मतलब A2 C1, ठीक है, ए मतलब AR2 C1 मतलब A2 और 1, यहाँ पे क्या लगेगा A21। रो 3 कॉलम 1 A31, यहाँ पे क्या होगा, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 मतलब A12, रो 2 कॉलम 2 A22, रो 3 कॉलम 3 A33। इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेसेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का जो यहाँ पे जो प्लेस में रहते हैं उनका एड्रेस क्या है। यहाँ पे जो 2 जिस प्लेस में बैठा हुआ है उसका एड्रेस क्या होगा, A11, ठीक है। जैसे आप लोग आपके घर में रहते हैं, नहीं तो कोई कहीं पे प्लेस में जाते हैं, आप पूछते हैं ना उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसी हिसाब से यहाँ पे पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट जो एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रहते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रहते हैं, वो बॉक्स के अंदर सारे का प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2 को लेके बॉक्स के अंदर रखना है मतलब कहीं भी प्लेस में रख सकते हो, ऐसा नहीं। उसका अंदर क्या है, सारा प्लेस है, आपका प्लेस के हिसाब से नेमिंग किया गया है, उसका नेमिंग के हिसाब से जो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा जाके उसी प्लेस में वो क्या करेगा, बैठेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसमें मतलब मान लो यहाँ पे क्या दिया है, A32
A23, A12 और A21, ये सारा दिया है। अब हम ये एग्जाम्पल को देखेंगे, ये प्लेस में कौन कौन बैठा है। पहला ये काम है कि A32, ये कौन है A32। अभी हम देखेंगे A32 में कोई है कि नहीं, A32 में कोई है कि, अच्छा ये 2 होगा, ये 2 होगा क्योंकि ये कौन है, रो 3 कॉलम 2, इसलिए A32। अभी हम देखेंगे यहाँ पे A32 में कोई है कि नहीं। A32 में भी कौन बैठा है, नंबर 7, मतलब A32 का प्लेस में कौन होगा, नंबर 7 होगा। वैसे A12 का प्लेस में कौन है, 3, A12 का प्लेस में कौन है, 3 है। अब ये कौन है, A23 मतलब क्या है, रो 2 कॉलम 3, जो कि हमारा ये मैट्रिक्स में कॉलम 3 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्या लिख पाएंगे, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। क्योंकि A23 का प्लेस में जो सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या है, A21 का प्लेस में कौन है, 4 है, तो A21 का प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस के हिसाब से इस बार क्या, मतलब पिछली बार भी आया था, इस बार क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा आता है, 20 तो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और 20 तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें से बहुत ही चांस है क्या, जितना भी सारा डिटेल में, तो पहले क्या था कि आपका सारा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा था। जितना सारा लॉन्ग क्वेश्चन आने से एक फायदा क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन आने से कोई भी चीज़ को डिटेल से पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब नहीं पढ़ रहे थे बच्चे, नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि पता है लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में तो इतना छोटा छोटा सिली मतलब क्वेश्चन, सिली थिंग्स जो है, ठीक है, जो पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन इस साल क्या है, पिछले साल से ये क्या है कि सारा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, मतलब 20 तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 20 तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको सारा कहीं पे भी छोटा छोटा चीज़ जो भी है सारा बुक में, ऐसा भी इंट्रोडक्शन में भी। इसलिए अभी से जितना एक्सरसाइज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया कि इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन क्लास में जितना सारा चीज़ बोला जा रहा है, जो सारा मैं चीज़ मतलब बोर्ड में लिख रहा हूँ, आप सारा चीज़ नोट करके लिखिए, ठीक। क्योंकि जितना भी सारा इंट्रोडक्शन में जितना सारा छोटा छोटा चीज़ है, अभी सारा एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नहीं देगा। तो जितना बेसिक क्वेश्चन, जितना सिली क्वेश्चन, ठीक है, जो सिली क्वेश्चन है उसको भी आ जाता है, लेकिन आपको उसका आंसर पता नहीं होगा। आप चाहे उसको बुक में पढ़ के भी गए हो, बुक का फर्स्ट पेज में भी वो चीज़ लिखा होगा, तो आप तो पढ़े नहीं होगे। मैथ में कौन सारा जो इंट्रोडक्शन पेज में जो लिखा होगा, थ्योरी पार्ट जो लिखा है, उसको कौन पढ़ता है, सारा तो जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, कोई एग्जाम्पल कर लेता है, एग्जाम्पल के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज। लेकिन ये पहला चीज़ होने से, मतलब पहले जो एग्जाम हो रहा था उसी हिसाब से तो ये ठीक था, लेकिन जब से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आने लगा है, शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब से ऐसा पढ़ने से नहीं होगा। आपको पहले जितना उसका इंट्रोडक्शन है, जितना उसका सिली चीज़ है, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसी को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 1 मार्क का भी क्वेश्चन हो जाएगा, उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी सारा क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप अभी से क्या करें, जितना उसका इंट्रोडक्शन क्लास है, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जितना ध्यान दोगे, उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपका यहाँ पे क्या गया, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या था, हम सारा एलिमेंट्स का उसका जो प्लेस है, वही प्लेस को हमें क्या करना था, मेंशन करना था। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देखेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हम जनरल हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मान लो क्या है, लेट A be any matrix, let A be any matrix with m number of rows, with m rows and n column, ठीक है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स विथ m रोज एंड n कॉलम, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उस हिसाब से ए क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया, और नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम उसका कितना, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। मान लो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो जिसमें m नंबर ऑफ रोज है, उसका मतलब ये कौन सा प्लेस है, A11, ये कौन सा प्लेस है, A12, ये A13 डॉट 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 डॉट, ऐसा लास्ट में कौन सा नंबर होगा। ये तो पहला रो है, ये हमें पता है, लेकिन कौन सा कॉलम है वो पता नहीं। उसका मतलब फर्स्ट रो n नंबर ऑफ कॉलम, तो लास्ट एलिमेंट का प्लेस कितना होगा, A1n होगा, ओके कि नहीं। ये तो पहला पता है कि हमारा फर्स्ट रो है, लेकिन ये कॉलम कौन सा है वो पता नहीं, n नंबर ऑफ कॉलम। उसी हिसाब से ये क्या होगा, A1n। मान लो ये क्या है, C1 है, और ये क्या है, C2, और ये क्या है, C3, और ये कौन सा कॉलम है, Cn। उसी हिसाब से यहाँ पे
ये क्या हो गया R1। तो ये कौन सा प्लेस होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A12, A12 होगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। ये कौन सा होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A2, ये कौन सा है 22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कौन सा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A23। उसी हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा A2n। तो ये कौन सा है सेकेंड रो R2। तो ये फिर एट लास्ट ये किसका प्लेस हो जाएगा, AR1, AR1 नहीं, आर नहीं, हम किस क्या लिए थे, नंबर ऑफ m नंबर ऑफ रोज, मतलब ये क्या होगा AM1, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, ये जो नंबर ऑफ रोज अभी क्या हो गया RM हो गया, नंबर ऑफ रोज क्या हो गया m नंबर ऑफ रोज, और कॉलम क्या है 1। उसी हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा AM2, ये कौन सा हो जाएगा AM2। उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा AM3, यह क्या हो जाएगा AM3। उसी हिसाब से एट लास्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा AMN, और ये सारे तो कोई नहीं है, एट लास्ट क्या हो जाएगा AMN, ठीक है। तो ये क्या है आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन, और उसका कितना तो ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, मतलब m क्रॉस n मैट्रिक्स में ये सारा उसका क्या हो गया प्लेस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हम उसको एक मतलब मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट के हिसाब से हम दिखा ले, मतलब रिप्रेजेंट कर ले कि ऐसा होगा, लेकिन हम मैथमेटिकली, ठीक है, सारा चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर A एक मैट्रिक्स है तो मैथमेटिकल उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर A कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर A क्या है कोई एक मैट्रिक्स है, और A मैट्रिक्स में जो सारा प्लेस है, ये सारा प्लेस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल a में। तो ये में स्मॉल a क्या हो गया, सारा प्लेस हो गया। और ये जो 1 1 1 2 1 3 और ये सारा क्या है 2 डिजिट है, और ये 2 डिजिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं i j। ये क्या हो गया i और j, i मतलब क्या है नंबर ऑफ रोज, j का मतलब क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और एट लास्ट हम उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखते हैं m क्रॉस n, एट लास्ट हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम क्या लिखते हैं m क्रॉस n, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेयर i जो है किसका बीच में रहेगा 1 से i m तक, i जो रहेगा 1 से m तक, और जो j रहेगा एंड जो j होगा वो किससे रहेगा, और 1 से j रहेगा n तक। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ए मैट्रिक्स है उसका सारा प्लेस का डिनोट करते हैं ए से, आई और जे जो है, आई जो है नंबर ऑफ रोज, जे जो है नंबर ऑफ कॉलम, उस आई और जे के हिसाब से हमको सारा प्लेस का वैल्यू मिल जा रहा है। बाकी उसका नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लास्ट में क्या होता है m क्रॉस n, वो उसका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और या क्या हो यार, जो i जो रहता है i का वैल्यू वो होगा 1 और m के बीच में, और j का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 से n का बीच में, ठीक है। अच्छा, अभी आपका ये क्या गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम जनरली ऐसे हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपका एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में, ठीक है। फर्दर हम उस प्रोसीड करेंगे कहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जितना 2-3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पहुँच जाएंगे। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, 2-3 एग्जाम्पल अभी तक जितना पढ़े उसके बारे में 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। आपका बुक में जो एग्जाम्पल 1 दिया है, इनसेट में जो एग्जाम्पल 1 दिया है, एग्जाम्पल 1 क्या दिया है, the information represent the form of 3:2 matrix as follows. The entry in the third row and second column represent the number of women workers in factory 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया, एग्जाम्पल 1 में एक मैट्रिक्स दिया है, वो क्या है 30 25 30 25 25 31 27 36, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। और मैट्रिक्स में, अच्छा मैट्रिक्स में ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। ये सारा क्वेश्चन में ये चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखने के लिए पड़ रहा है, लेकिन ये आपको चीज़ ये सब चीज़ लिखना नहीं है।
तो ये क्या है R1 R2 R3, ये क्या है C1 और C2, ठीक है। थोड़ी और एक दो क्वेश्चन करने पर जब हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, तो ये सारे चीज़ एक्स्ट्रा जो चीज़ हम लिख रहे हैं ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फिर R1 R2 R3, ये क्या हो गया C1 और C2। ये कितने का मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 3x2, क्योंकि 3 ठो रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3x2। तो यहाँ पे दिया है तो एंट्री ऑफ द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम मतलब ये प्लेस में, ये जो आपका ये प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब A32 और ये जो A32 में कौन कितना है, A32 में यहाँ पे कितना है, सॉरी ये वाला कितना बुक में दिया 26, ठीक है। और ये जो A32 वाला प्लेस है, A32 प्लेस में कितना है 26, A32 में प्लेस में कितना है 26। तो फिर 26 जो है वो क्या दिया है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वोमेन वर्कर इन फैक्ट्री थर्ड, फैक्ट्री 3 में इतना नंबर ऑफ वोमेन वर्कर काम करते हैं। ये फिर सिंपल सा चीज़ हो गया, ठीक है। तो A32 में प्लेस में कितना है 26, तो यहाँ पे क्या होगा 26 नंबर ऑफ वोमेन वर्कर्स प्रेजेंट इन फैक्ट्री 3, ठीक है। फैक्ट्री 3 में 26 नंबर ऑफ वोमेन वर्कर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया है, इफ ए मैट्रिक्स इज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है जहाँ पे उसका ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स 8 एलिमेंट, तो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 8 है, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 8 है। हमें क्या फाइंड करना, वो कितने टाइप का पॉसिबल हो सकता है उसका ऑर्डर फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम कितना हो सकता है। मान लो ये जो एग्जांपल 2 में या यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल क्या होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपका किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए मेन फॉर्मूला नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे बुक में दिया गया है कि नंबर ऑफ रोज कितना है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 8। तो नंबर ऑफ 8 इक्वल यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं m से, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या होता है 8 इक्वल टू m इंटू n, 8 इक्वल टू m इंटू n। अभी हम पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे, कौन कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर कौन सा दो चीज़ को हम मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 8, पहला तो 1 इंटू 8 होगा, दूसरा चीज़ क्या होगा 2 इंटू 4, तीसरा चीज़ क्या होगा 4 इंटू 2, और कौन होगा 8 इंटू 1, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 और क्या होगा 8 इंटू 1। ये चारों पॉसिबल ऑर्डर है हमारे पास मैट्रिक्स बनाने का, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो सकता है 8 हो सकता है। मान लो यहाँ पे कहीं पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ठीक है। मान लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिया है 16 दिया है, तो फिर पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है 16 के लिए, पहला बात है तो 1 इंटू 16, फिर क्या होगा 2 इंटू 8, फिर क्या होगा 4 इंटू 4, फिर क्या होगा 8 इंटू 2, फिर क्या होगा 16 इंटू 1, और कोई हो सकता है 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, ठीक है, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2, 16 इंटू 1। तो नंबर ऑफ जो 16, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 16 होगा तो फिर उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा अगर हम क्वेश्चन में कहीं पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है और फाइंड करने के पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, हम इससे क्या सकते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ भी रहा है, ठीक है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन कहीं पे आना है, क्वेश्चन में दिया गया है एग्जाम में आना है, तो फिर ऐसे इसी तरीके का क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आता है, ठीक है। ये जनरली 2 टाइप्स ऑफ मार्क का, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 3-2 मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, पहला काम दिया है कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। एक ऑर्डर दिया है 3x2 का मैट्रिक्स को हमें बनाना है, ठीक है। एक हमें मैट्रिक्स को फाइंड करना है, वो कौन सा होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा 3x2, उसका ऑर्डर कितना होगा 3x2। दूसरा दिया क्या दिया है, कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय a,i,j, और जो एलिमेंट्स बनाएंगे उसका एक कंडीशन दिया है, a,i,j का एक कंडीशन दिया है, a,i,j का फंक्शन, कंडीशन मतलब ये फंक्शन है, जैसा आप रिलेशन फंक्शन में फंक्शन दिया है उसी हिसाब से आपको एलिमेंट निकालना है, यहाँ पे वैसे ही एक फंक्शन दिया है। क्या फंक्शन दिया है ना, हाफ
हाफ मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3j, हाफ मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3j। ये अभी आपको फंक्शन दिया गया है और इसी फंक्शन के हिसाब से आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, जहाँ पे मैट्रिक्स क्या है 3x2। 3x2 मतलब ये जनरल सी बात है, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये तो होगा A11, ठीक है। आपको जो मैट्रिक्स जो होगा A11, ये क्या होगा A21, A31 और ये क्या होगा A12, A32, A11, A21, A31, A12, A22, A32। इसी तरीके का मैट्रिक्स होगा। मान लो ये मैट्रिक्स का नाम A है और इसका ऑर्डर क्या होगा 3x2। अभी इसी का हम क्या करेंगे, अभी उसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो I और J, यहाँ पे ये जो 1 1 है, यहाँ पे 1, पहला 1 किसका वैल्यू है I और दूसरा 1 किसका वैल्यू है J। उसी हिसाब से यहाँ पे हम I का प्लेस में J का प्लेस में उसी सारा वैल्यू डालकर हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। पहला जो वैल्यू है वो किसका है A11, वो कौन सा वैल्यू है A11। अभी A11 कितना होगा, A11 कितना होगा इक्वल टू हाफ, ये कितना होगा 1 माइनस 3 इंटू 1, दैट इक्वल टू हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 कितना होगा -2, मॉडुलस है तो 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो A11 के प्लेस में कितना होगा 1 होगा। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, A11 का प्लेस में कितना होगा उसका 1 होगा। अभी हम क्या फाइंड करेंगे A12, A12 कितना होगा, ये क्या होगा हाफ, मॉडुलस ऑफ I का वैल्यू कितना है 1 और J का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा हाफ इंटू 1 माइनस 6 मतलब -5 मतलब 5, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 5, दैट इक्वल टू 5/2। तो हमारे प्लेस में जो A12 का वैल्यू जो है वो कितना है 5/2। अभी निकालेंगे इसका A21, A21 कितना होगा हाफ इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ये फिर कितना हो जाएगा हाफ इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 मतलब 1, तो ये फिर कितना हो जाएगा हाफ, ये फिर कितना हो जाएगा हाफ, तो यहाँ पे कितना होगा हाफ होगा। अब हम देखेंगे A22, A22 का वैल्यू कितना होगा हाफ इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, दैट इक्वल टू हाफ इंटू 2 माइनस 6 मतलब -4 मतलब 4, दैट इक्वल टू 4/2, 4/2 इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। तो इसका प्लेस में भी कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे A31, ऐसा सारा एक एक चीज़ करके आपको सारा चीज़ एग्जाम में करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपको रफ में कर दोगे, रफ में करके सॉल्व करके इसको लिख लेना, नहीं, ये भी चीज़ को आपके सामने भी रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे सॉल्व किया उसी में रहना चाहिए कि कोई भी टीचर जो कॉपी चेक करेगा वो चीज़ को चेक कर पाए, ठीक है। तो A31 कितना होगा A31 मतलब ये कितना होगा हाफ इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा हाफ इंटू 0, हाफ इंटू 0 दैट इक्वल टू 0। तो फिर A31 का प्लेस में कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट कितना है A32, A32 कितना होगा हाफ इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, दैट इक्वल टू हाफ इंटू कितना होगा ये 3, दैट इक्वल टू 3/2। तो लास्ट आपका क्या होगा 3/2, लास्ट एलिमेंट कितना होगा 3/2। ऐसा करके हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करने के बाद ये जो A11, A21, A31 ये सारा प्लेस में जो इसका वैल्यू है, वैल्यू को हम इसी तरह से क्या करते हैं फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्या चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या क्या होता है, क्या कौन सा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो आपको पहला मैट्रिक्स है, ठीक है, पहला मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स आपका क्या है रो मैट्रिक्स, उसका एक अलग सा नाम है रो मैट्रिक्स, और हम क्या बोलते हैं 1 रो। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है 1 रो। जो मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही रो होगा उसका हम क्या बोलते हैं 1 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है एक ही रो होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये 1 और 2, ये 1 और 2 इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा यहाँ पे मान लो ये 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर क्या होगा 1 × 4, ठीक है। मान लो नहीं तो कोई भी 1 2 3 ये कितना ऑर्डर होगा 1 × 3, ठीक है। ये जितना सारा ऐसा टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है 1 रो। और एक चीज़ हम जितना भी सारा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जितना भी सारा हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो सारा का मैं आपको क्या लिखाऊंगा जनरल रिप्रेजेंटेशन। जो पहले जो एग्जाम हो रहा था उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जानना तो बेहतर है, अगर आपको नहीं पता है तो भी चलता है, क्योंकि आपको वहाँ पे मतलब क्या शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते थे, लेकिन
अभी नया सिलेबस के हिसाब से आपको 20 तो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन, और 1 मार्क का क्वेश्चन मैट्रिक्स से जरूर आएगा। वो भी किस क्वेश्चन पे आएगा? जनरल मैट्रिक्स के ऊपर, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और सारा मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 मार्क का क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, रो मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए, ये कंपलसरी। तो फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? ये तो पहले हो गया कि ए आई जे, और ए आई जे को हम कैसे, ये तो कंपलसरी है कि 1 रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितना है? 1 है। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना है हमें पता नहीं, तो नंबर ऑफ कॉलम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n। तो फिर उसका नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए आई जे 1 क्रॉस n। क्या हो जाएगा? ए आई जे 1 क्रॉस n, ठीक है। ये क्या है आपका रो मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हम क्या देखते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा टाइप क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? 1 कॉलम, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? 1 कॉलम। वहाँ पे क्या होगा? एग्जाम्पल, वहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। रो चाहे जितने हो सकते हैं, 1 कॉलम होना चाहिए। मान लो 1 2 3, तो इसका क्या होगा? 3 क्रॉस 1। मान लो यहाँ पे क्या है? 6 और 7, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 1। यहाँ पे मान लो और क्या है ना? 1 2 5 7, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 4 × 1। तो ऐसा सारा मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नहीं तो खाली हम अगर 1 भी लिखते हैं तो हो जाएगा, क्या हो गया? खाली 1। ऐसा 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रो, मतलब रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो फिर उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन, कॉलम मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये तो हम ए आई जे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, और ए आई जे में नंबर ऑफ रो हमें पता नहीं, नंबर ऑफ कॉलम 1, और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो हम एम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसलिए क्या होगा? m क्रॉस 1, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स और जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे, और ए आई जे कितना होगा? m क्रॉस 1, ठीक है। तो थर्ड मैट्रिक्स हम क्या देखते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अभी आपका जो थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो आपका थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है आपका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें किससे बोलते हैं? रेक्टेंगल मतलब क्या होता है कि दोनों रोज और जो कॉलम, ये जो दो चीज़ इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम किससे बोलते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर हम उससे क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? मान लो ये 1 2 3, ये क्या है? 4 5 6। यहाँ पे रो कितना है? 2 रो, कॉलम कितना है? 3 कॉलम। तो 2 क्रॉस 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या? 3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ ले लो, 1 2, ये कितना मैट्रिक्स होगा? ये क्या? 1 × 2, तो 1 × 2 भी हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उसे बोल सकते हैं। तो इसके फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम जनरल क्या लिखते हैं? ए आई जे। हम क्या लेंगे? ए आई जे। और ए आई जे में जो एम है, वहाँ पे नंबर ऑफ रो ना हमें पता है, नंबर ऑफ कॉलम ना हमें पता है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? m क्रॉस n। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? m n के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा? m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो हम जनरली उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे m क्रॉस n, जहाँ पे m इज़ नॉट इक्वल टू n। दैट इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपका 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 1 है, तो 1 मतलब क्या होगा? 1 क्रॉस 1। मतलब नंबर ऑफ रोज आपको जितना लेना है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपको उतना ही लेना है, ठीक है। ये क्या होगा? 2 क्रॉस 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 3 1 2 1 4 5 6 1 7,
ये भी क्या होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। जनरली आपका क्या होता है, जनरली आपका क्या होता है, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कॉलम आपको वही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पे जो ऑर्डर है ये दोनों नंबर हम क्या लिखते हैं, सेम लिखते हैं। जहाँ पे हम दोनों नंबर को सेम लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं, जब लिखते हैं तभी तो हम 2 नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये जो m का प्लेस है, ये m का प्लेस नंबर ऑफ रोज के लिए और ये n का प्लेस है नंबर ऑफ कॉलम के लिए। लेकिन हम जब उसे पढ़ते हैं, ठीक है, लिखने का टाइम पे हम दोनों नंबर को लिखना पड़ेगा, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। लेकिन हम जब उसे पढ़ते हैं सिर्फ आपको एक ही नंबर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, हम बोलेंगे ये 3 मैट्रिक्स है। 3 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये 3 रो का 3 कॉलम का होगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं तो नंबर ऑफ रोज, जनरली हम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बोल देंगे तो फिर ये पता चल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स वी से ऑर्डर ओनली बाय नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स से हम जब सब ऑर्डर बोलेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम जितना होगा वही नंबर को हम बोल देंगे, वो आपको रिप्रेजेंट, आपको उसी से पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो उसका जो मान लो उसी हिसाब से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेता हूँ, मान लो यहाँ क्या है 2 1 और 3 4, तो ये फिर क्या है 2 क्रॉस 2, हमको तो लिखना चाहिए 2 क्रॉस 2, क्योंकि हमें शो करना है कि ये नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, हम इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम क्या बोलेंगे, इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, लिखेंगे जब 2 क्रॉस 2, लेकिन जब बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ऐसा हम बोलते हैं क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, हम क्या लिखते हैं, ए आई जे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है यहाँ पे सेम है, तो ए आई जे यहाँ पे क्या होगा m क्रॉस n, ठीक है। ए आई जे m क्रॉस n वेयर जहाँ पे क्या है m इज इक्वल टू n, ये हो गया उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए आई जे m क्रॉस n जहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है n है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बिफोर दैट नोट कर दीजिए। स्टूडेंट्स अभी क्या है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ये लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। लास्ट टाइप है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मान लो यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है जहाँ पे ये क्या है, मान लो ये 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसा कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम डायगोनल एलिमेंट्स किससे बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट हम किस किस को बोलते हैं, मान लो यहाँ पे A1 1 A2 2 A3 3, हम यहाँ पे ये 3 चीज़ को हम डायगोनली एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे 1 5 और कौन सा 9, ये तीनों एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो अगर मैं इतना ही बोल के छोड़ दूंगा ये तीनों एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, तो कोई भी बच्चा ऐसा बोल सकता है कि सर ये तीनों भी तो डायगोनल एलिमेंट्स हो सकता है, क्योंकि अगर ये डायगोनली है तो ये भी डायगोनल हो सकता है। नहीं, हम ये चीज़ को हम डायगोनली नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स का भी और एक उसका इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और एक उसका बस मतलब लॉ है, जहाँ पे क्या बोलता है ना, जहाँ पे व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पे आई क्या होना है, जे के साथ इक्वल होना है, जहाँ पे आई क्या होगा, जे के साथ इक्वल होगा। कहाँ पे ना, इन ए आई जे, जो हम आई जे जो हम प्लेस जो डिटेक्ट कर रहे थे वहाँ पे जो आई और जे है, ये आई और जे दोनों चीज़ ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 1 1 2 2 3 3, 1 आई के साथ जे, आई के साथ जे, तो आई जे क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर आई जे इक्वल हो गया तो फिर ये क्या देता है, इट गिव्स अस द डायगोनल एलिमेंट्स, इट गिव्स अस द डायगोनल एलिमेंट्स। जहाँ पे आई इक्वल टू जे होगा वो सारा चीज़ वो क्या देगा, हमें डायगोनल एलिमेंट्स देगा, ठीक है। उससे छोड़कर एंड व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे इन ए आई जे, इन ए आई जे में जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा, उसका मतलब कौन कौन है, A1 2 A1 3 A2 3, ठीक है।
और कौन है A21, ठीक है, A31, A32, ये सारा चीज़ ये जो जितना सारा ये पे प्लेस है, ये कौन सा में देगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। जहाँ पे A, I, J में जहाँ पे I इक्वल टू J होगा उसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, इट गिव्स अस डायगोनल एलिमेंट्स। और जहाँ पे ये A मतलब I और J, जहाँ पे दोनों I और J इक्वल नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, मैं और क्या और एक बात बताऊँगा, अगर हम इतना सारे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना अगर सारे डिटेल में सारा चीज़ को पढ़ेंगे तो फिर वीडियो का लेंथ क्या हो रहा है, बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है। वीडियो का लेंथ ज़्यादा, मतलब जनरल क्या होता है 1 घंटा, कभी 50 मिनट 40 मिनट, ठीक है, ऐसा वीडियो हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से उस चीज़ का आपसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये स्टडी रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं। आपको ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं कि कोई कॉमेडी का वीडियो नहीं, चलो 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में हाइस्ट होगा, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ के बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं, कोई डिटेल का पढ़ने का हमें चांस मिल रहा है तो हम पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं। अगर हमें डिटेल किसी बारे में जानना चाहेंगे तो एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए इस चीज़ को हम बना रहे हैं, इस एग्जाम के लिए इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो अगर वीडियो लेंथी भी हो रहा है, चाहे तो आप उसको 2 पार्ट में देख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा 2 पार्ट्स आप देख सकते हो, लेकिन अगर वीडियो भी लेंथी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी चीज़ अभी पढ़ना है हमें उसको सारा डिटेल उसका सारा, मतलब डिटेल में उसको जाकर उसका सारा चीज़ को कवरअप करना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो एग्जाम में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए, चाहे हाफ मार्क का क्वेश्चन आए, 2 मार्क का क्वेश्चन आए, उससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इंट्रोडक्शन क्लास को चाहेंगे, जितना भी बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितने हम उसके बारे में डिटेल में जा पाएंगे उससे हमारा क्या हो, हम लोग का अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, जो हम नेक्स्ट टाइप का हमारा जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स खत्म हुआ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हुआ, डिफरेंट टाइप्स हम कब क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या है आपको तो पता चल गया। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, जिसका I इक्वल टू क्या है, J है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि उसका ना I इक्वल टू J नहीं, M इक्वल टू N, ठीक है, M इक्वल टू N, जहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। अभी हम उसका बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आपको जो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में जो पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आपको क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। वो आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसलिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बता दिया था, ठीक है। अब डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आपको मैं बता दिया था। अभी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स हम किससे बोलते हैं ना, ये क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ऑल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, व्हेन ऑल नॉन डायगोनल elements will be equal to 0, will be equal to 0. Diagonal matrix is a square matrix when all non-diagonal elements will be equal to 0. जहाँ पे उसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़कर जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लो ये क्या है 1 0 और ये क्या होगा 0 2। ये तो पहला चीज़ के डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि पहला चीज़ है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि उसका m इंटू एन है, m इक्वल टू क्या n है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, उसे छोड़कर जितना बाकी सारा एलिमेंट्स वो क्या है, 0 है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये भी क्या है 3x3 मैट्रिक्स भी है। और ये सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या है उसका 0 है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मान लो उसको पहला क्या है A I J, पहला चीज़ क्या है A I J। जहाँ पे A I J क्या है वो तो पहला चीज़ की नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। A I J शुड बी नॉट इक्वल टू 0, सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट 0 होना चाहिए, जहाँ पे व्हेन
i इक्वल टू जे। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन आई इक्वल टू जे। जो आई इक्वल टू जे प्लेस वाला जो है, मतलब A11 A22 A33, आई इक्वल टू जे वाला प्लेस जो है A11 A22 A33, ये सारा प्लेस जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, उससे छोड़कर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ए आई जे इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जहाँ पे कौन सा प्लेस में जीरो होना चाहिए, जहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। आई जहाँ पे जे के साथ इक्वल नहीं होगा वहीं पे ए आई जे जीरो होना चाहिए, और जहाँ पे आई इक्वल टू जे है वहीं पे ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप से मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स मतलब इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal to some scalar k। स्केलर क्या है, कोई भी एक स्केलर नंबर क्या है, k। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सम स्केलर k। ठीक है, उसका मतलब क्या है, ये तो पहला चीज़, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। उसका हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सम स्केलर k। वहाँ पे जितने भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसी एक के साथ इक्वल होना चाहिए। उसका मतलब क्या होगा, मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है 1 0 0 1, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो पहला चीज़ 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। आई इक्वल टू जे जो वाला है A11 A22 प्लेस, यहाँ पे क्या है, जीरो नहीं है। उसके छोड़कर जितना सारा एलिमेंट वो क्या है, जीरो है। और क्या है, ये जो आई इक्वल टू जे वाला प्लेस में वो सारा क्या होगा, एक ही नंबर होगा, और इक्वल टू सम स्केलर क्या होगा, के। यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम नंबर होगा, वो क्या है 1 1। और ये जो एग्जाम्पल है ये पूरा सेटिस्फाई करता है किसको, स्केलर मैट्रिक्स। मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, क्योंकि जितना सारा डायगोनल एलिमेंट्स है वो इज इक्वल टू सम स्केलर के। ठीक है, एक ही नंबर को इक्वल है और इससे छोड़कर सारा नंबर और क्या है, जीरो है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अभी क्या करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये क्या है, ए आई जे, क्या है, ए आई जे, ये किसको इक्वल होना चाहिए, के को। कहाँ पे ना, व्हेन आई इक्वल टू जे। और क्या है, ए, दूसरा कंडीशन क्या है, ए आई जे किसको इक्वल होना चाहिए, जीरो को, क्योंकि ए आई जे को जहाँ पे क्या है, व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। जहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे वहाँ पे सारा चीज़ क्या होना चाहिए, ए आई जे जीरो होना चाहिए। और जहाँ पे आई इक्वल टू जे है वहाँ पे सारा चीज़ क्या होना चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी के होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे के का वैल्यू 1 है वहाँ पे के का वैल्यू 2 है। ठीक है, ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, और ये क्या है, टोटल आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा थर्ड टाइप ऑफ जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको नोट कर दीजिए, फिर हम पढ़ेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सिमिलर। जी जो आपको कहाँ पे पढ़े थे, रिलेशन फंक्शन में। ठीक है, आइडेंटिकल रिलेशन, आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम तीन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को
हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम तीनों चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मतलब क्या है, इट, हाँ, और एक चीज़, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसके हम आई के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। सेम चीज़, ये आई मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे क्या I1 एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होगा 1 0 0 1, जितना सारा स्केलर क्वांटिटी रहेगा वो सारा क्या होगा 1 होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और मान लो I2 कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितना सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होगा 0 होगा, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो उसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं उसको, ये क्या है, ए आई जे इक्वल टू 1, ठीक है, जहाँ पे व्हेन आई इज इक्वल टू जे, और ये ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। ए आई जे का वैल्यू 1 होगा जब आई इक्वल टू जे होगा, और ए आई जे का वैल्यू 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स। अच्छा, फिर हम तीसरा चीज़ हम क्या है, दूसरा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वो क्या है, नॉल मैट्रिक्स। व्हाट इज नॉल मैट्रिक्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट कर दीजिए। फिर हम क्या पढ़ेंगे, नॉल, हम बोलते हैं नॉल मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं उसको, नॉल मैट्रिक्स, और हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नॉल मैट्रिक्स और क्या बोलते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, व्हाट इज नॉल मैट्रिक्स, और ये भी किससे रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, जीरो नहीं ओ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, ठीक है, उसे हम ओ के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉल मैट्रिक्स क्या होता है, नॉल मैट्रिक्स मतलब सारा चीज़ क्या होगा, मान लो O1 क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा, और एक बात, वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, जैसे आपका नंबर सिस्टम में 1 का वैल्यू जो है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही है, ठीक है। वही मैट्रिक्स आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किसी के साथ में मल्टीप्लाई करने से वो क्या आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के छोड़कर, ठीक है। वो 1 नंबर सिस्टम में 1 का वैल्यू जो है, 1 का काम जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम सही पूरा सेम है। नॉल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मतलब नंबर सिस्टम में 0 का वैल्यू जो है, ठीक है, सेट में 5 का वैल्यू जो है, नंबर सिस्टम में 0 का वैल्यू जो है, मैट्रिक्स में नॉल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का काम भी सेम है, ठीक है, इसका वैल्यू भी पूरा सेम है। इसको आप किसी से मल्टीप्लाई करो, सेम ये क्या आ जाएगा, नॉल मैट्रिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कोई है नहीं, ठीक है, सारा एलिमेंट तो 0 है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ, अगर आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन कहीं भी पूछा तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए आई जे इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आई इक्वल टू जे भी है और आई इज़ नॉट इक्वल टू जे भी है। ए आई जे तो 0 होगा, आई इक्वल टू जे भी है से 0 होगा, ए आई इक्वल टू जे, आई इक्वल नॉट जे है भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं लिखा, आप सिर्फ इसको भी लिख सकते हो, जहाँ पे ए आई जे कहाँ क्या है 0 है, ठीक है। ये क्या होगा उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आप किससे बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स एक ऐसा है जो आपको दो मैट्रिक्स का बीच में क्या करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस टैली करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो फिर इक्वल मैट्रिक्स। पहला चीज़, जो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आपका जो पहला रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो आपका पहला कंडीशन है, वो पहला कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए पहला क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये तो पहला काम। दूसरा काम क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। जितना सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसे, मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एक एलिमेंट क्या है 1 2
ये क्या है 3 4, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है। उसी के साथ जो भी इक्वल होगा यहाँ पे भी क्या होना, पहला चीज़ तो ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, मतलब 1 2, ये भी क्या होगा 3 4, ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, मतलब ये 1 के साथ 1 इक्वल होना चाहिए, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। पहला चीज़ तो ये ऑर्डर सेम होना चाहिए 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। दूसरा चीज़ आपके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्या ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पे ऐसा चीज़ क्यों बोला है, मान लो ये दोनों का चीज़ कंपेयर, मान लो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक क्या है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जहाँ पे क्या है ये ABCD है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है जो क्या है 3 4 5 7 है, और मैं बोलूँगा ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C D। यहाँ पे ये चीज़ काम करता है, अगर ये दोनों चीज़ इक्वल है तो फिर ये दोनों चीज़ इक्वल हो गया, ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2, ये क्या है 2 क्रॉस 2, तो अभी दोनों चीज़ को आराम से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर में उसका मतलब A का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, C का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। इसी चीज़ के लिए हमें इक्वल मैट्रिक्स क्या है ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे दोनों चीज़ को दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया होगा, हम दोनों चीज़ को इक्वली हम क्या करेंगे, जैसे हम इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन को जैसे हम एक्सप्रेशन को निकालते हैं वैल्यू, वैसे हम मैट्रिक्स का वैल्यू भी यहाँ पे ABCD का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यही काम है किसका, इक्वल मैट्रिक्स का। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही एग्जाम्पल करेंगे इसका बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ NCERT मैथ, ठीक है, NCERT मैथ बुक में आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया है, उसमें से हम ABCD का हमें क्या क्या है वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे ये क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और यहाँ पे भी ये क्या है 2 क्रॉस 2। उसका मतलब अगर उसका ऑर्डर सेम होगा तो हम उसका इक्वल मैट्रिक्स करके दोनों चारों जो इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन को हम क्या करें इक्वेट करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अपने जूनियर क्लास में पढ़ के भी आए हो। तो ये फर्स्ट प्लेस में क्या होगा 2A + B, 2A + B इक्वल कितना होगा 4, मान लो इक्वेशन 1। तो फिर A - 2B कितना होगा -3, इक्वेशन 2। 5C - D कितना होगा 11, इक्वेशन 3। 4C + 3D कितना होगा 24, ये क्या इक्वेशन 4। इसी तरह से आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस करके नंबर मल्टीप्लाई करके आप कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, कोई प्रोसेस आप ABCD का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग बहुत ही क्वेश्चन करके आए हैं 9 10 11, ये सारे सिंपल सी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं देख के आंसर लिख लेता हूँ। या सॉल्व करने से A का वैल्यू कितना आएगा 1, B का वैल्यू कितना आएगा 2, C का वैल्यू कितना आएगा 3, D कितना होगा 4, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐसा चीज़ कोई नहीं था, ठीक है। अच्छा A1 B2 C3 D4, हाँ। तो अभी मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, ठीक है। वो एक ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं इजीली कोई चीज़ को आप याद कर सकते हैं। देखिए छोटा सा ग्राफ है, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मैट्रिक्स था आपका ये क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या आया, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या आया आपको डायगोनल मैट्रिक्स, है कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स के पास मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें क्या मिला डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 0 5 0 0 0 9, ये आपका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, जो कहाँ से आया स्क्वायर मैट्रिक्स से आया। ये आपका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। और ये डायगोनल मैट्रिक्स से क्या आया आपको, डायगोनल मैट्रिक्स से क्या इवॉल्व हुआ है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स से क्या आया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा सारा जीरो होगा और ये जो डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम स्केलर क्वांटिटी के, सम स्केलर वैल्यू के। तो फिर ये क्या हो जाएगा, मान लो ये 5 लेते हैं, ठीक है। तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आपका क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स से क्या इवॉल्व हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स से आपको क्या मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होगा जितना सारा नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट्स वो सारा 1 होगा और जितना सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होगा 0। उसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपका एक इजी मतलब आसान सा ग्राफ है ये चारों मैट्रिक्स को याद करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे एक्सरसाइज, जो पहले एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज 3.1 के लिए, ठीक है, जितना सारा आपका इंट्रोडक्शन चाहिए था, जितना सारा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए था, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। तो अभी आपका ये काम है कि एक्सरसाइज 3.1 आप एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 आप खुद सॉल्व करें। जो भी डाउट होगा आप उसके डिस्क्रिप्शन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप पूछ सकते हो। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, चारों ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।